लेकिन साथियों सर की स्टोरी में कुछ ट्विस्ट हैं, और वो ट्विस्ट क्या हैं? अक्सर विद्यार्थी इस चीज को लेकर के डाउटफुल रहते हैं कि किस प्रकार के बैकग्राउंड से बच्चा आए कि वो बैकग्राउंड से आकर के आईएएस बन जाए। तो इस ट्विस्ट को आपको समझने के लिए सर की स्टोरी छोटे से शब्दों में मैं बयां कर रहा हूं। छोटी सी जगह से निकले, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान से निकले, जो कि मैं आपको पढ़ाता हूं कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी कम है, लेकिन अब तो खैर तेल के खजाने निकल गए हैं, अब उसे आपकी स्थितियां बदल गई हैं वहां पे। लेकिन वहां से आप निकले, निकल करके आपने जो आप साधारण जिसको ग्रेजुएशन मानते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी सर आजकल लिमिट्स हो गई हैं, डॉक्टरी आईआईटी से करके आ रहा है, कोई बच्चा डॉक्टरी करके आ रहा है। हाँ, तो टेक्निकल टीम एक बार साउंड इशू देखिएगा, बच्चों को साउंड प्रॉपर तरीके से जा रही है या नहीं, एक बार नोटिस करिएगा। हाँ जी, एक बार चेक कर रहे हैं, वॉइस आ रही है टेक्निकल टीम? यहां से तो सब ठीक है, देखिए एक बार गाइस, 2 मिनट वेट करिए, अभी पता चल रहा है, कार्य जारी है। ओके, सही, पहले से भी सही जारी थी, ठीक है। तो साथियों पॉइंट ये है कि सर ने जो है वो, जिसको आप ग्रेजुएशन कहते हैं, साधारण ग्रेजुएशन जिसे आप कहते हैं, साधारण ग्रेजुएशन से मेरा कहने का मतलब है, अच्छा साउंड स्लो है, चलिए तो इसका हम थोड़ा सा इलाज कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट के लिए। साउंड स्लो का हमारे पास ट्रीटमेंट संभव है, 1 मिनट वेट करिए, अभी करते हैं। प्रॉपर तरीके से साउंड आप तक आ जाएगी। इस मशीन को मैं अपने हाथ में ही ले लेता हूं और फिर आप तक आता हूं। हाँ जी, तो होपफुली अब सभी के पास अच्छे से आवाज़ आ जाएगी, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। हाँ भाई, अब ठीक है बेटा? आप सभी लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, ऑल ओके? होपफुली अब ठीक हो गया है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, द पॉइंट इज कि सर ने अपने ग्रेजुएशन की शुरुआत करी मात्र बीए करके, है ना? राजस्थान में बहुत ही साधारण जगह से बीए किया, बीए करने के बाद फिर एमए किया, बीए और एमए जब कर लिया, तब इनके मन में ख्याल आया कि भाई, क्योंकि आईएएस का सपना बड़ा आदमी देखता है, मुझे मतलब बहुत सारी डिग्री जिसके पास आईआईटी से हो या फिर डॉक्टरी किया हुआ हो या सीए हो, मैं तो साधारण बीए करके आया हूं, तो मैं कैसे ये सपना देख सकता हूं? तो सर ने अपने हिसाब से सेट किया कि चलो यार, पहले अपन स्टेट पीसीएस में देखते हैं कि अपना कैलिबर है कि नहीं है। गुरुदेव सही बोल रहा हूं मैं? तो अब सर ने जो है वो बिल्कुल स्टेट पीसीएस को दिमाग में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों ख्याल किया कि क्यों ना हम स्टेट पीसीएस में परफॉर्म करें। तो सर ने मौके को तुरंत भुनाया और अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ने स्टेट पीसीएस यानी राजस्थान पीसीएस जिसे आप कहते हैं, आरएएस के नाम से आप जानते हैं, वेरी फर्स्ट गो में सर ने अलाइड सर्विसेज में पहली ही बार में अपनी रैंक सुनिश्चित कर ली। लेकिन अलाइड सर्विसेज में आने के बाद सर को यह पता चल गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, और जैसे ही यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने तुरंत मेरे प्यारे साथियों इस बात को अपने ऊपर और आजमाना प्रारंभ कर दिया कि मैं अच्छी रैंक भी प्राप्त कर सकता हूं, और उसी चीज में सर आगे बढ़े। और मेरे प्यारे साथियों, इस चीज के साथ मैं आपकी तरफ से थम्स अप भी चाहूंगा, आपकी तरफ से शेयर भी चाहूंगा कि सर ने अपने अगले ही अटेम्प्ट में अपनी रैंक ऑल इंडिया टॉप 10 में यानी राजस्थान के अंदर टॉप 10 में सिक्योर की, और 8th रैंक पर ये पहली यानी दूसरी अटेम्प्ट में ये पहुंच गए। और राजस्थान सरकार के लिए जो आप डिप्टी पुलिस, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, डीएसपी का जो पद है वो सुनिश्चित किया। फिर तो साहब अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, और पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं इस आधार पर फिर यात्रा पर निकल पड़े, और निकले यात्रा पर मेरे प्यारे साथियों आईएएस बनने निकले। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ इंडिया में अपने पेपर्स में जीके के अंदर हाईएस्ट नंबर स्कोर करके पहली ही बार में आईएएस में सेलेक्ट हुए। तो इस प्रकार से सर का जर्नी रही, और वर्तमान में सर एक बहुत ही अच्छे प्रशासनिक पद पर राजस्थान में कार्यरत हैं, और भारतीय रेलवे के अंदर एक बहुत ऊंची पोस्ट पर सेवारत हैं, और आप लोगों के साथ आज मुखातिब होने जा रहे हैं। तो हमारे लिए सर का जो पूरा की पूरा इतिहास क्रम मैंने आपको समझाया, उस इतिहास क्रम से आपके लिए संबंधित कुछ सवाल निकले होंगे, आपके मन में प्रश्न जो बने होंगे, उन सब का अब मैं एक एक करके सर से जवाब मांगता चलूंगा। और आप लोग इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करते चलिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक इतने ज्ञान विभूति जो है, ज्ञान के सागर हैं, इनकी बातें
पहुंचे। तो सर मेरे सवाल आपसे शुरू हों और आप अपनी तरफ से पहले मेरे स्टूडेंट्स को अपना आशीर्वाद प्रेषित करिए। सर बिल्कुल बच्चों को नमस्कार। आप साथियों आप आए मेरे को सुनने के लिए और अंकित ने काफ़ी तारीफ़ कर दी। तो स्टार्ट देखिए जर्नी की बात, जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या इसमें दिक्कतें आती है, क्या क्या हमारे चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती है। तो सर मैं सवाल शुरू करता हूं फिर आपसे ना। बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूं सर कि सर आईएएस बन कौन सकता है ना भाई। सर की जर्नी से हमारे दिमाग में एक सवाल तय हो गया कि आईएएस कौन बन सकता है। ये बात सर की स्टोरी देख के फीलिंग तो आ रही है कि कोई साधारण व्यक्ति आईएएस बन सकता है, लेकिन क्या सर हम सब लोग जो बैठे हुए हैं क्लास में इस समय, जो हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, क्या सर ये भी आईएएस बनने का सपना देख सकते हैं? तो पहला सवाल को आंसर तो आप यही दीजिए सर। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति आईएएस बन सकता है जिसने सिंपल ग्रेजुएशन किया है। और मैं अंकित तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने एक व्यक्तिगत शोध किया कि कौन कौन से व्यक्ति जो है आईएएस की परीक्षा में सेलेक्ट होते रहे हैं और कौन होते हैं। तो इसकी मैंने एक पूरी सारणी बनाई। तो मैंने ये पाया कि ट्रेनिंग करने के दौरान, इवन मेरे आरएस की ट्रेनिंग में और आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान भी, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं सामने आया है जैसे ऐसे लगता हो कि इसने कोई एकेडमिक्स में बहुत ही बड़ा काम किया हो या कोई हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो। बहुत ही साधारण मध्यम स्तरीय लोग आते हैं। बस एक चीज़ जो उनके अंदर खास रहती है, उनके सपने ऊंचे होते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके जो इमोशनली, जो फाइनेंशियली, जो हर तरह की किसी न किसी झंझावातों से गुजर के आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस की जो परीक्षा है वो कई प्रकार की परीक्षाओं का एक संयोजन है। उसमें जो व्यक्ति अपने आप को मजबूती से निकाल पाता है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। सर इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, मैं विद्यार्थियों की तरफ से इस पूरे कन्वर्सेशन को आगे ले जाऊंगा। सर जो मेरा क्राउड है, जो मतलब मेरा परिवार है असल में, अंकित परिवार, उन्होंने अपने सपने जो है ना वो सेकंड स्टेज में आईएएस के रखे हुए हैं। मान लीजिए कि अभी हम एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर हम स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे और फाइनली हम आईएएस की तैयारी करेंगे। सर इन विद्यार्थियों में ये डाउट है कि क्या ये आईएएस के सपने देख सकते हैं, मतलब इनके पास एलिजिबिलिटी है, कोई क्राइटेरिया है क्या इसका? इसका कोई क्राइटेरिया, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। इंडिया में जो ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, चाहे हमारे इंडियन रेलवेज में भी होते हैं, उसमें एक ग्रुप डी के पोस्ट के लिए आप ये देखिए 2.5 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, जितनी कई देशों की जनसंख्या भी नहीं होगी। और आईएएस की परीक्षा कल परसों ही पढ़ा है मैंने। और आप ये देखिए आईएएस की परीक्षा के लिए 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 4-5 लाख लोग जो है उसके प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि जो लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनमें दमखम नहीं है, बस ये है कि वो इतना बड़ा सपना ही नहीं देख पाते। इतना बड़ा सपना इसलिए नहीं देख पाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इतने बड़े बड़े मिसकंसेप्शन, इतनी बड़ी गलत धारणाएं या भ्रांतियां मन में फैली हुई है कि व्यक्ति देखता है कि आईएएस केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो कि एकेडमिकली बहुत स्मार्ट रहा हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, उनके पेरेंट्स तो डीप पॉकेट्स वाले हो, हर तरह से जो है उसके जीवन में कठिनाइयों का अंत हो चुका हो। जबकि होता इसके बिल्कुल उलट है। हमारे साथ ट्रेनिंग करने वालों में बहुत से ऐसे लोग थे, इवन आरएस में भी हमारे जो टॉपर थे वो कभी जीवन में स्कूल ही नहीं गई। उन्होंने बोला कि हमने मेरी सारी एजुकेशन उनकी प्राइवेट हुई। ऐसे बहुत से लोग थे जो मतलब ऐसी पृष्ठभूमि से उठ के आए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये भ्रांतियां जिस दिन दूर हो जाएंगी तो सपने अपने आप बड़े हो जाएंगे। सबसे बड़े सवाल का जवाब तो ये, हर व्यक्ति बन सकता है, हर व्यक्ति आईएएस बन सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उससे डरे हुए हैं या उसको चाहते हैं। अगर मैं खुद तुम्हें बीच में रोक रहा हूँ कि मैं स्वयं का बताता हूँ, मैंने आज तक स्कूल में किसी भी क्लास में टॉप नहीं किया। ठीक है, मैं फर्स्ट डिवीजन जरूर आती थी, लेकिन आपका मेरा रैंक कभी 5-10 के बीच में ही रहता था। ठीक है, तो मैं कभी खुद टॉपर नहीं रहा। तो आपको भी टॉप कहाँ करना, आपको भी तो 5 या 10 नंबर रैंक लानी है आईएएस में। आप आ जाइए, कौन मना कर। और आईएएस में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अगर आपके टोटल मार्क्स जो है मेंस के अगर 50 से 60% के बीच है तो आप खुद ब खुद आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल जाएगी। तो इशू ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और आपके पास में कितना पैसा है, आपको कितने जो है डायरेक्शन वो गाइडेंस मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप अपने आप को परखिए कि आप खुद क्या चाहते हैं, तो वही तय करेगा। जी सर बच्चों का एक बहुत प्यारा सवाल आ रहा है जो मैंने अभी देखा। बच्चों ने ये पूछा कि सर हिंदी मीडियम से भी बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो मैं इसका आंसर पहले आपके बिहाफ पर मैं दूंगा, फिर आप दीजिएगा। देखो बच्चों, बात ये है कि सर की प्रतिभा को आप इससे अंदाजा लगाइए। फिर वही बात, मीडियम कभी चुनौती नहीं है, जैसा मैं अब तक गुरु से सीख पाया हूं। लेकिन सर ने आरएएस टॉप किया हिंदी मीडियम से। अब इस बात को समझिएगा, आरएएस टॉप किया हिंदी मीडियम से और आईएएस टॉप किया इंग्लिश मीडियम से। तो ये दो बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब सर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए
मीडियम का कोई बड़ा इशू नहीं रहता। मीडियम, हिंदी मीडियम, जिस मीडियम में आपको अपने अभिव्यक्ति करने का कौशल जो है ठीक नजर आता है कि आप अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, वही मीडियम आप अपनाइए। रही बात, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश मीडियम थोड़ा ठीक रहता है, बाकी हिंदी मीडियम वाले बहुत नंबर लाते हैं। और मैं खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका जो लिखने का जो तरीका हिंदी में बहुत बेहतर रहता है। तो मीडियम का कोई भी बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है। और दूसरा क्या है कि जैसे जैसे सूचना के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं वैसे मीडियम का बड़ा इशू अपने आप खत्म हो गया। तो आप चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, ज्यादा मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्सटेंस क्या है। सर एक सवाल जो मैं स्टूडेंट्स की तरफ से लेके आ रहा हूं आपके पास, और वो ये है, फिर ऐसा क्या कारण है कि हिंदी मीडियम वालों के रिजल्ट्स कम रहते हैं? क्योंकि देखिए असल में क्या है, बच्चे जो स्टैटिक्स देखते हैं वो ये देखते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के तुलनात्मक रूप से सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम वालों से कम है, और बच्चों के अंदर ये डर बैठ गया कि सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हमारा होगा या नहीं। तो आपका आंसर मैं अवश्य सुनूंगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं एक इनपुट जो यहां पर ऐड कर दूंगा सर, मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूं, फिर तो आप उसके ऊपर बता दीजिएगा वेरीफाई करके कि हाँ अंकित इसमें ये चीज और ऐड कर दो। सर मैं भी मतलब बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने ये फील किया सर कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा आया ना सर, बस उसमें एक अवेयरनेस का एनरिचमेंट था, यानी वो अवेयर था पढ़ना कहां से है, क्या पढ़ना है। वेयर जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो कंफ्यूज था, डरा हुआ था, वो डरता था उन बड़ी किताबों को देख करके, वो डरता था उन बड़ी मैगजीन्स को देख करके, वो उन अखबारों को देख करके कि ये मुझसे होंगे कि नहीं होंगे। और मुझे जो फीलिंग आई सर पर्सनली वो यही थी कि इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम में मीडियम कंस्ट्रेन नहीं है, कंस्ट्रेन इससे बड़ा ये है कि विद्यार्थी क्या सोच रहा है, उस मीडियम को चैलेंज समझ रहा है या कंटेंट को चैलेंज समझ रहा है। अब सर इस बात को आप पुख्ता करिए सर। देखिए अंकित, एक चीज तुम्हें बताता हूं, मैं अपने दर्शकों को भी बताता हूं कि एक यूपीएससी हर साल अपना एक प्रतिवेदन, अपनी एक रिपोर्ट जो है वो पेश करता है। उसमें वो बताता है कि कितने नंबर के स्टूडेंट्स कौन कौन से मीडियम से आए हैं। तो हिंदी मीडियम का आप औसत भी अगर देखोगे तो 32% के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। ओके ठीक है, एक तो बात। तो ओवरऑल बाकी के जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के ज्यादा रहते हैं। तो 30% तो हिंदी मीडियम से। दूसरा जो अच्छे अखबार भी अगर आप देखोगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के हैं। ये बात भी सही है। और तीसरा जो वेरिएंस अगर आप देखोगे, कॉपी चेकर आपके जो मेंस के पेपर में वगैरह में रहते हैं, वो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जनरली इंग्लिश रहती है, तो उनको एक टेक्निकल वर्ड चाहिए होता है। हिंदी में जैसे मैं आपको फिलॉसफी में बताता हूँ, एक ही शब्द जो है हिंदी में आपको 3 अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। एक किताब में अलग लिखा होगा, किसी में कुछ लिखा होगा, किसी में कुछ, तो थोड़ा सा वेरिएंस आ जाता है। इंग्लिश में थोड़े स्टैंडर्ड्स के शब्द मिल जाते हैं। पर हम ये कतई नहीं कह सकते कि कोई वजह है जिसकी वजह से हिंदी मीडियम का बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। एक समस्या पहले ये थी हमारे टाइम में, अगर आपने मेंस का एग्जाम इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में देना पड़ेगा। अब वो भी खत्म हो गया, आप जिस भी मीडियम में चाहो अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अच्छा सर, इसमें एक छोटा सा इनपुट और पूछना चाहूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी जैसे हिंदी मीडियम में मेंस लिख रहा है तो क्या वो टर्मिनोलॉजी को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकता है क्या? अंकित, जो बच्चे ये काम करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इस बात को आप ध्यान से देखिए। इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है, जिस व्यक्ति ने इस नीरक्षीर विवेक को समझ लिया है कि टेक्निकल वर्ड अगर आप इंग्लिश में थोड़े थोड़े लिखते जाओगे बहुत नंबर आएंगे। मेरे खुद के आरएस में नंबर आए और यूपीएससी में भी नंबर आते हैं। हाँ। देखिए असल में जो एक अगर आप इस चीज का क्रक्स निकालें सब अपन मिल करके, तो जो एक चीज समझ में आ रही है मुझे लग करके सर की बातों से, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम को अगर हम इस तरह से बेहतर समझें कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने इंग्लिश मीडियम की यूएसपी पकड़ ली। यूएसपी क्या है? कंटेंट है कि उनको पढ़ना कहां से है, क्या पढ़ना है, और उस कंटेंट में उस पर्टिकुलर कीवर्ड को उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, तो भाई वहां से पूरा की पूरा काम बन गया। तो ये एक अपने आप में सर ने एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताई है। अच्छा सर, अब मैं एक सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और वो क्या है सर, विद्यार्थियों के बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आए थे, क्वेश्चंस आए थे, और उनमें उनका कहना था, और हाँ भाई आप सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए, ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। देखिए मैं अपने गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा से पूर्व आपके सामने लेकर के हाजिर हो चुका हूं, तो मेरे गुरु का जो आशीर्वाद है ये मुझ पर बना हुआ है, यही कारण है कि मैं आप तक पहुंच पाया हूं, और अब मैं चाहता हूं कि इनका आशीर्वाद जन जन तक पहुंचे, है ना। तो मतलब ऐसी विभूतियां हमारे बीच में हैं और इनका आशीर्वाद आप तक पहुंचे, इसके लिए आप सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी जल्दी सेशन शेयर करें बच्चों, है ना। अच्छा सर, मैं एक सिंपल सा सवाल और यहां पर पूछना चाहूंगा कि विद्यार्थियों में ये डाउट होता है कि तैयारी कब से शुरू करें, नंबर 1, और किताबें कौन सी पढ़ें। और मेरे पास अक्सर क्या है सर, इस तरह का बहुत सारा मतलब हर दिन भर भर के डाउट आता रहता है कि सर किताब
किताबों में कौन कौन सी किताब पढ़नी है, इस बड़े राइटर की किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। और मैं इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूं, और वो ये है कि इस तैयारी में न्यूज़पेपर का क्या महत्व है, उसे भी आप स्थापित कर दें। तो पहला किताब का आंसर आप दीजिएगा और फिर न्यूज़पेपर का। जी जी, देखिए डिपेंड करता है कि आप तैयारी कब से स्टार्ट करें। जिस दिन आपको लगता है कि अब आईएएस की तैयारी करने के लिए हम तैयार हैं। अब आईएएस की तैयारी हम कैसे तैयारी करते हैं कि 99% बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू। जैसे आपको मालूम होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि अंकित ने आपको बताया होगा कि 3 चरणों में ये एग्जाम होता है। तो हम क्या टुकड़ों में तैयारी करते हैं? सर आपके माध्यम से सुनाई दीजिए ना, तैयारी कैसे करते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूँ, भारतवर्ष में जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, या इस देश में बड़े बड़े अफसरों का चयन करने के लिए हमारी भारत सरकार ने अलग अलग प्रकार के संस्थान बनाए हुए हैं। सबसे उच्च कोटि के नौकरशाह या सबसे उच्च कोटि के ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करने के लिए यूपीएससी नाम का एक संस्थान बनाया है। और राज्यों में जैसे आरपीएससी राजस्थान में, बीपीएससी बिहार में, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश में, राज्यों के अपने बने हुए। तो टॉप नौकरशाह या सिविल सर्वेंट जिसको मैं कहूँगा, लोगों की सेवा करने के लिए जिन लोगों को चुना जाता है या जिनको प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है, उनके लिए अलग से संस्थान संगठन बनाए हुए हैं। वो ऐसे लोगों को चुनने के प्रयास करते हैं परीक्षा के माध्यम से, जो आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने। तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के गुण अलग होते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर बनने के गुण अलग होते हैं, एक इंस्पेक्टर होने के अलग गुण होते हैं। तो इसलिए अलग अलग संगठन है। यूजीसी रिसर्च स्कॉलर को चुनता है, एसएससी इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को चुनता है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इसलिए बनाए गए हैं कि उनके लिए अलग तरह की गुणवत्ता के लोग चाहिए। उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट चाहिए। उसकी क्या गुणवत्ता है वो आपको बताएंगे, समय समय में अंकित भी बताएंगे आपको। जैसे वो इसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लोगों की सेवा करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो लोग अपने आप आपको एक्नॉलेज करेंगे, लोग अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऐसे युवाओं को कैसे चुना जाए, उसके लिए उनको कैसे छांटा जाए? भारत 135 करोड़ लोगों का देश है, तो उसके लिए परीक्षा होगी। वो परीक्षा एक कंपोजिट परीक्षा, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट प्रीलिम्स का है, जिसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे ये टेस्ट होता है कि उस व्यक्ति का कंसेप्चुअल क्लियरेंस कैसा है, उसको अवधारणात्मक जो स्पष्टीकरण, उसको कैसे चीजें देखता है, उसको सब कुछ स्पष्ट है या नहीं है। बहुत लोगों को ये भ्रांति रहती है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ होना, वो अलग चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि आपको 4 ऑप्शन इतने मिलते जुलते दिखते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गए। अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो आपको चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आनी होनी चाहिए। तो पॉइंट 1 जो आप सभी इस चीज़ को लिख सकते हैं अगर आप तैयारी भविष्य में शुरू करें, कि प्रीलिम्स जो है इसको फैक्ट्स की किताब के हिसाब से याद मत करिए। यहाँ का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना। इस बात को अगर अपन सर की बात को इन्वाइव करें और अपने लिए लिखें कि हमको क्या पहला इनटेक आज इस सेशन से मिला, कि जो प्रीलिम्स सेशन है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी का है नंबर 1, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आती है अब वो समझते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी, उसके लिए आपको कम चीजें बार बार पढ़नी है और ढंग से पढ़नी है। तो जैसे इसी में आ जाता है कि मेरे से जो मैं देख रहा हूं इसमें कमेंट्स बोल रहे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें। केवल आप एनसीईआरटी की बुक्स और एक अच्छा अखबार, प्रेफरेबली द हिंदू, अगर आप पढ़ते हो तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर बीच में रोक रहा हूं, मैं इस चीज को ऐड कर देता हूं ताकि इसको पॉइंट नंबर 2 बनाइए। देखिए क्या होता है कि ये सक्सेस स्टोरी मैं सर की अपने मुंह जवानी भी सुना सकता था, लेकिन उसमें क्या होता, कुछ मेरे इनपुट्स आते जो यूजलेस होते। मैं फिलहाल सर के सामने यही कहूंगा कि वो यूजलेस ही है सर आपके सामने मेरे लिए, तो है ना। तो अब मेरा मानना ये, सर का जो सबसे पहला पॉइंट आया, एक तो एनसीईआरटी कैसे पढ़े वो भी सीखेंगे अपन सर से इसी सेशन में, एनसीईआरटी। और दूसरा एक कोई भी अखबार, सर ने कहा द हिंदू, आप किसी को, चाहे इंडियन एक्सप्रेस को, किसी को भी, क्यों सर, कोई भी, ठीक है चलिए सर। उसके बाद प्रेफरेबली हिंदू ज्यादा अच्छा रहता है तो हिंदू ही पकड़िए आप। किताबें बेहतरीन सबसे अच्छी एनसीईआरटी की होती है। अब देखिए वो किताबें आप पढ़ो और एक अखबार आप पढ़ते हो, ज्यादा किताबें, ज्यादा चीजें पढ़ने या ज्यादा मार्गदर्शकों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो हमारे पास में समय का अभाव है। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, इंडिया टुडे ORG वालों ने आज से करीबन 4-5 साल पहले एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने बताया कि भारत में जो कंपटीशन क्लासेस की जो तैयारी बच्चे करते हैं उनकी एवरेज पढ़ाई कितनी होती है। उसमें सबसे ज्यादा जो तैयारी करने का एवरेज प्रतिदिन एक बच्चा जो पढ़ता है वो करीबन 10.5 घंटे आए, जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं सबसे ज्यादा। हालांकि उसमें मेडिकल जो पीजी वालों को बाहर रख दिया। सेकंड नंबर पर जो मेडिकल की तैयारी करते हैं वो भी लगभग 10 घंटे के आसपास। फिर जो 8 घंटे का एवरेज था कैट की तैयारी करते हैं। चौथे नंबर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, उनकी एवरेज पढ़ाई होती है 6.5 घंटे। यानी
औसतन आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा जो है 6.5 घंटे पढ़ता है। करीबन 6-7 साल पुरानी ORG इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी। अब आप अंदाजा लगाइए, हम अगर 7 घंटे का एवरेज पकड़ते हैं तो 365 दिन को अगर हम लेके चले तो एक बच्चे को या एक परीक्षार्थी अभ्यर्थी को, एस्पिरेंट को कुल मिला के लगभग 2500 घंटे मिलते हैं साल भर में। अब उन 2500 घंटों में आप अगर 1500 पेज की किताबें पढ़ेंगे जिनमें से 1 या 2 सवाल आने की संभावना रहेगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर मैनेजमेंट नहीं है। तो आईएएस की परीक्षा में या स्टेट पीसीएस में सफल होने वाले लोगों में मैंने जो सबसे बड़ा जो गुण देखा वो 2 गुण हैं। पहला, उनके अंदर जो मैनेजमेंट की स्किल्स होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। समय आपके पास में संसाधन है, उसको आप कैसे यूज़ करते हो वही आपकी जो है हुनर है। जो उस हुनरमंदी को प्राप्त कर लेता है वो आईएएस बन जाते हैं। इंटेलिजेंट आदमी कभी आईएएस नहीं बनता, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको आप निकाल दीजिए। जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट कब अच्छा होगा? जब आपको ठीक से बताने वाले लोग होंगे। तो इस मामले में मैं आपको बधाई दूंगा, यू आर लकीएस्ट कि आपको अच्छा व्यक्ति मिला है और आप इससे जुड़े रहिए। आप देखिए, आपको जो काम आपको 100 घंटे में करके मिलेगा वो आपको 2 घंटे में हो जाएगा। पहला। सेकंड इज साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि ज्यादातर फेलियर लोग, जैसे लोग फेल भी होते हैं एग्जाम में, हम भी शुरू में कुछ एग्जाम्स में फेल हुए। उसका रीजन ये था कि आप जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी तैयारी धीरे धीरे फैलती जाती है। आपको लोग सलाह देते हैं, इसकी ये किताब पढ़ लो, इसकी ये किताब पढ़ लो, इसकी ये किताब पढ़ लो। एक पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा, आप एक डीडी बसु की किताब ले आए, एक सुभाष कश्यप की किताब लेके आ गए, एक आप एम लक्ष्मीकांत की किताब लेके आ गए, एक आप JN पांडे की किताब लेके आ गए, फिर आपने एनसीईआरटी की बुक्स भी ले ली, फिर आपने 8-10 जो कोचिंग्स के नोट्स भी ले लिए। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो आप फिर पॉलिटी की तैयारी करो। और ऐसा प्रशासक चाहिए नहीं यूपीएससी को। यूपीएससी को इंटेलिजेंट लोग तो चाहिए नहीं भैया। यूपीएससी को आदमी कैसा चाहिए? ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो ये समझता हो कि सबसे बड़ा रिसोर्स टाइम है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देने वाला। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ अंकित, बाढ़ आई। सर एक बीच में छोटा सा सवाल ये आ रहा था, कौन से क्लास से कौन सी क्लास की एनसीईआरटी, ताकि हम मैं इस पे भी आता हूँ। पहले टाइम पे आ जाता, फिर एनसीईआरटी की बताता हूँ। अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, अब एक तो व्यक्ति वो है जो बाढ़ के बारे में सब कुछ जानता है, 800 लाइन का वो जो उस पे ऐसे भी लिख सकता है कि बाढ़ कितने प्रकार की होती है, बाढ़ कहाँ आती है, असम में ज्यादा आती है। और एक प्रशासक वो होगा, एक व्यक्ति जो होगा देखेगा बाढ़ में जन धन की हानि का कैसे न्यूनीकरण किया जाए और कैसे जो कम से कम बातों में ऊपर अथॉरिटीज को मैसेज मिल जाए, नीचे जनता की जो है समस्याओं का समाधान हो। तो प्रशासकीय गुण जो है वो ज्ञान से ज्यादा जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आएगी? जब आप मैनेजमेंट की स्किल सीखोगे। तो आप समय को बचाने के लिए केवल एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। कुछ एक किताबें हैं जो बहुत ही कम है, वो आप स्पेशल ऑथर की पढ़ सकते हो। और अगर आप रोज अच्छे से अखबार पढ़ते हो, गढ़ के अखबार का मतलब उसको अच्छे से रगड़ के पढ़ते हो, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब कौन सी? अब बताता हूँ। अब किताबें देखिए, क्या होता है कि हमारा जो नेशनल कैरिकुलम जो कमेटी बनी थी उसने बताया कि बच्चों के पढ़ने का स्तर जो है प्राइमरी के बाद में 3 लेवल पे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ही चीज पढ़नी, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं आपको, मौलिक अधिकार, तो 6th, 7th, 8th क्लास एक यूनिट हो गई एनसीईआरटी की। उसमें किसी एक क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाएगा जो बहुत बेसिक होगा। फिर 9th, 10th वो दोबारा रिपीट होगा 9th, 10th की एसएसटी में, ठीक है, वो थोड़ा और हायर लेवल पे होगा। 11th, 12th में वो एक्सपर्टीज हो जाएगा। तो 3 स्तर है एनसीईआरटी की बुक्स के। लेकिन अब अगर आप 6th से लेके 12th तक की सारी किताबें पढ़ने अगर बैठ जाओगे तो किताबों की संख्या करीबन 35 हो जाएगी। तो जो एडवाइजेबल यही है कि आप 9th, 10th से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। 9th, 10th तो जरूर पढ़नी है सब। और 11th, 12th की कुछ बुक्स है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी बुक्स है, उसमें इंडियन डेमोक्रेसी वाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक चीज मैं ऐड करूंगा, सर से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर की जो ये एनसीईआरटी बुक की लिस्ट है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डन है ना सर? इसका आप हमारे बच्चों के लिए एक गिफ्ट कर दीजिएगा, है ना भाई? कि अपन सर से ऐसा करते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होती है, ताकि हमारे विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर दें। क्यों भाई? सही है ना? इस बात के बारे में भी थम्स अप आ जाना चाहिए। और लगा दो शेयर यार, आज सर को दिखा देना चाहिए कि हम फेसबुक पर भी मतलब तहलका मचा सकते हैं। मचा दो तहलका, शेयर कर दो सब जगह जहां जहां करना है। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सर जो है वो अपने लिए एक बुक्स की लिस्ट दे देंगे कि भैया ये बुक्स पढ़नी है आप लोगों को। सर हमारे विद्यार्थियों को कम से कम बुक्स के बारे में। अच्छा सर, इसमें अंकित मैं एक चीज और बीच में जोड़, देखिए अभी हमारे यहाँ अखबारों में एक बहुत बड़ा शब्द चर्चा में चल रहा है, उसे कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। ऐसा नहीं कि नेपोटिज्म बॉम्बे में है, यहाँ नेपोटिज्म हर जगह है। तो यूपीएससी में भी जो सेलेक्ट होते हैं वहां नेपोटिज्म नहीं चलेगा। आप लोग आओ, बाहर निकलो और आप पढ़ो। और हर घर से, किसी भी घर से, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अगर ढंग से पढ़ेगा वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है। इसमें कोई बंदिशें नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुद पे विश्वास कीजिए, अपने आत्मबल पे अगर आप चलोगे तो यूपीएससी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसी हमारे सेशन का जो मेन मेरा आने का जो आज मकसद जो था अंकित से जुड़ने का, वो यही है कि आप
जुड़े रहिए, जो जो आपको गाइडेंस मिलता है उसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो 1 साल की तैयारी में आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। सर ये तो सर आपने हमारे विद्यार्थियों में इतनी उम्मीद जगा दी है, और मुझे लग रहा है कि बच्चे देखिए कितना सारा सर आपके लिए इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है सर कि आपने मतलब इतना अच्छा समय निकाला। सर से थोड़ी सी परिचर्चा और बढ़ाएंगे। सर निवेदन है कि अखबार कैसे पढ़ें, मतलब आपने देखिए 2 बातें बोली, अब सर की बातों को ही हम कंपोनेंट, और हाँ मैं वो सवाल लेके बैठा हुआ हूँ, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कैसे करें वो भी पूछना है, और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करें या कैसे करें वो भी पूछना है ना। सर का आज पूरी तरह से अपन आशीर्वाद लेंगे भैया। गुरु पूर्णिमा का त्योहार चल रहा है, देश में अलग अलग समय अलग अलग जगह मनाया जा रहा है, कुछ आज मना रहे हैं कुछ कल मनाएंगे, हम तो आज ही मना रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद मिल चुका है और भैया हम पूरी तरह से आपकी सेवा में है सर जी। तो हमारा निवेदन ये है सर कि तैयारी में एनसीईआरटी आपने एक उद्देश्य बता दिया, दूसरा सर आप बता रहे हैं कि अखबार पढ़ना है, वो कैसे पढ़ें सर, थोड़ा सा निवेदन है सर। देखिए 2 बातें इसमें, पहला तो मैं बताता हूँ अखबार पढ़ना जरूरी क्यों है। अखबार पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसलिए नहीं कि आपको करंट अफेयर्स तो मैंने देखा है बहुत सी मैगजीन्स में आती है, वहां भी आप पढ़ सकते हो, उसी का आपको जिस्ट भी मिल जाएगा, वो हालांकि डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको अखबार नहीं पढ़ना होता, अखबार पढ़ना होता है इसलिए क्योंकि मेंस के एग्जाम में जब आप उदाहरण दोगे, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं ग्रास रूट्स की प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे साइट करोगे कि भैया जो देश के जो संवेदनशील जो तबके हैं, चाहे वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, ठीक है, जो पिछड़े हुए तबके हो, उनकी समस्याएं आप अखबार पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे। तो और अगर आपके उत्तर के अंदर वैसे इंसिडेंट अगर आप उसमें डालोगे मेंस के अंदर, फिर आप देखिए नंबर कैसे आते हैं। तो इसलिए अखबार पढ़ना आवश्यक इसलिए है कि बहुत बड़ा पार्ट है आपका तैयारी का, तो तीनों स्तर पे काम आएगा। दूसरा, अब पढ़ना कैसे है, किसी भी अखबार के 2 पार्ट होते हैं, न्यूज एंड व्यूज। न्यूज ये लिख लीजिएगा कि न्यूज एंड व्यूज किसी भी अखबार के 2 हिस्से हैं, सूचना है और उसके बाद व्यू है। और सर का जो इस पे अपना एनालिसिस है वो बहुत ही अल्टीमेट है, सब लोग ध्यान से सुने और अगर हो सके तो पेन से लिख लें। हाँ सर प्लीज। तो किसी भी अखबार के फ्रंट पे जो पहली न्यूज आती है जिसको हम सनसनीखेज सेंसेशनल न्यूज बोलते हैं, वो फ्रंट न्यूज जो है वो फैक्ट्स बताएगी कि भाई गालवान वैली में ये घटना घटी आज, फिर बंगाल में ये एक तूफान आया, तो आपने पढ़ा, आपके माइंड में एक परसेप्शन गया कि हाँ भाई ये घटना घटी है। अब इसके मायने क्या है, इसके निहितार्थ क्या है, इसका विश्लेषण कैसे होगा, तो उस सब्जेक्ट के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट जो नेशनल लेवल पर हैं वो आपको 2 दिन बाद में उसके एडिटोरियल में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आप हर महीने के हिसाब से एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में पर डे आपको 3 या 4 बड़ी जो घटनाएं देखने को मिलती है वो एक पेज पे एक घटना लिखिए बस, ठीक है। अगले 2 दिन बाद में उसके बारे में जितनी भी बातें आती है वो जो आपको आती है वो उसको अटका दीजिए, ताकि क्या 1 महीने की आपकी एक छोटी कॉपी बन जाएगी, उसको आप बार बार रिवाइज करोगे। रिवीजन के बिना कोई भी एग्जाम आईएएस तो कतई क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ समय जो हमारे पास में है, जो 2500 घंटे मैंने आपको बताया, आप 3000 घंटे भी कर लीजिए, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमें रिवीजन में लाना है। और रिवीजन के लिए हमारी जो तैयारी है वो फैलनी नहीं चाहिए, वो कन्वर्ज होनी चाहिए। तो ये अगर जिस दिन आपको सूत्र आ जाएगा हाथ में, उस दिन आपका क्लियर हो जाएगा। तो अखबार को आपको कैसे पढ़ना है, पहले आप फैक्ट्स ले लीजिए न्यूज में और व्यूज में उसका विश्लेषण ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, मैं आप सबके माध्यम से सर को एक बात बता रहा हूं, और हम बहुत सारे बच्चे इस समय लाइव हैं, एक बार दम लगा दो यार गुरु। सर को मैं वो दिखाना चाहता हूं कि सर देखिए आपसे मिलने के लिए अंकित परिवार कितना उत्साहित था, एकदम दम लगा दो और सर की बात जन जन तक पहुंचा दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत थी इस बात की। सर मैं आपको यहाँ पर आपके आशीर्वाद को मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, और कैसे पहुँचा रहा हूँ मैं आपको वो बताता हूँ सर। मैं रोजाना एक यूट्यूब चैनल पर आकर के बच्चों को सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, ठीक है सर। और बाई गॉड ग्रेस आपके आशीर्वाद से सर अच्छा, अंकित परिवार इस समय इंडिया का, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा है ना। और हम लोग सर इस समय हाईएस्ट लाइव, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया सर कि सुबह सुबह पढ़ने का एक जज्बा जगाया, मतलब फिट इंडिया मिशन चलाया हुआ है एक तरह से कि भाई हम सुबह जग के पढ़ेंगे और सब लोग शिद्दत से पढ़ते हैं सर। अब उसी चीज में जैसे कि हमने न्यूज पढ़ ली सर, तो न्यूज पढ़ने के बाद अब मैं द हिंदू शुरू करने जा रहा हूं सर विद्यार्थियों के लिए, बहुत अच्छा है ना। तो मैं किस गाइडलाइन पर चलूं ये भी आप बता दीजिए, ताकि मेरे विद्यार्थी उस चीज को कैसे लें और किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा सर उसके बारे में आप गाइड। फर्स्ट तो मैं बधाई दूंगा आपको और अंकित दोनों को, इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर यू ऑल पीपल। बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा अगर अंकित पढ़ाएगा, तो इसका मतलब
कच्चा काम नहीं होने वाला, काम 21 ही होगा, 19 कहीं स्तर पर नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो आप बिल्कुल, अगर ऐसा सेशन हो रहा है तो बधाई के पात्र हो, एक बात। दूसरा, मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होगा कि यूपीएससी जो बने बनाए उत्तरों को, देखो मैं आपको बार बार यूपीएससी या आईएएस की बात जो कर रहा हूं या स्टेट पीसीएस की, उसका जो मुख्य एग्जाम होता है ना, उसी की बात कर रहा हूं। प्री आप कर लोगे, प्री की आप चिंता मत कीजिए, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। जब आप इतनी मेहनत करोगे तो प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, वो एक टिकट है जो आपको हॉल में अंदर घुसने का मौका मिला। मेन तो मेन का एग्जाम है, मुख्य नाम ही परीक्षा है। तो वो आप कैसे कब कर पाओगे, जब आप उन चीजों पर अपने स्वयं के विचार भी सृजित कर पाओगे। अब रोज आप जैसे एक घटना जो है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन घटित होती है, वो 7 या 8 दिन तक, कभी कभी 1-1 महीने तक रोज अखबार में आती है। एग्जैक्टली। उस पर आप जब आपके व्यूज बन जाएंगे, आपका नजरिया बन जाएगा, तो आप अपनी तरफ से उसमें कुछ नोवेलिटी का, कुछ नवीनता का पुट भी डाल सकते हो, और वो बहुत ज्यादा नंबर दिलवाता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि आईएएस की परीक्षा में रटे रटाए उत्तरों की बजाय ये जो नवीनता का गुण कब आएगा, जब आप हिंदू को, या कोई भी अखबार, वैसे प्रेफरेबली हिंदू का कोई मुकाबला नहीं, तो आप हिंदू को रोज डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही जबरदस्त इसका क्वालिटी एनहांसमेंट होगा। ठीक है सर। मेरा मानना है विद्यार्थियों की, मैंने आपके बहुत सारे सवाल ले लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जैसे मैं विद्यार्थियों के देख पा रहा हूं कि सर बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी ये साथ साथ कर सकते हैं क्या? और मतलब अगर करें तो मीडियम तो अपन ने कंस्ट्रेन दूर कर ही दिया, पढ़ाई का कंस्ट्रेन आपने दूर कर दिया, लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी इनकी तैयारी साथ साथ तो कब करें? और मतलब सिलेबस सेम हो तो करें या कैसे करें? और दूसरा, अगर डिफरेंस हो तो एक बार में क्या करें? मतलब अक्सर मैंने देखा है सर, विद्यार्थी जब 2 नाव पे पांव रखते हैं तो रिजल्ट ड्रास्टिकली बुरे होते हैं सर। तो अब आप थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, ये तो मैं अपना एक मेरा पर्सनल अनुभव बताऊंगा। देखो, आईएएस की परीक्षा जनरली जो है, आप हम सब जैसे जो है निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, वो इस डर के साथ देते हैं कि हम पहले अपने आप को सर्विस में, किसी सर्विस में सिक्योर कर लें। वो जब तक करते करते हम पहुंचते हैं तो हमारी एज जो है ऑलमोस्ट लास्ट चांस तक आ जाती है, और फिर हम आईएएस की परीक्षा देते हैं। जबकि आईएएस की परीक्षा के साथ सबसे बड़ी ब्यूटी जो है, आप वो देखोगे, वो ये कि वो हर साल होती है। और अगर आप 1 साल अपने जीवन का फुली डेडिकेटेड एक परीक्षा को दे देते हो और इतनी मेहनत करते हो जितना किसान करता है, उसकी 20% 25% भी अगर कर लेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो मैं आज, मेरा निजी जो मत वही है कि 1 साल सब कुछ भूल भुला के जो सतत रूप से अध्यवसाय से अगर हम लग जाएं तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन जो फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है। तो प्रेफर मेरा निजी राय ये है कि 1 साल पूरा लगा के आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम आ चुके हैं सर पे और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें कंपटीशन कम होता है, बिल्कुल ये बात इसको नकारा नहीं जा सकता, तो अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है और आपको लग रहा है निकट भविष्य में हो रहा है, तो हम ऐसी तैयारी भी कर सकते हैं कि उसमें उस स्टेट पीसीएस की तैयारी के दौरान 40% 50% टॉपिक ऐसे होते हैं जो आईएएस में रिपीट होते हैं, तो वो उस दौरान तैयार हो सकते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि ये पानीपत का पहला युद्ध या दूसरा युद्ध या तीसरा युद्ध है, हम पानीपत के 6 युद्ध भी लड़ सकते हैं। तो हमारे पास चांसेस रहते हैं, हर चांस आपके लिए सबक लेके आता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप एक परीक्षा दो, उसे अंतिम चांस समझ के दीजिए, तो उसमें जो ऊर्जा आती है वो अलग ही तरह की ऊर्जा होती है। डेफिनेटली सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपन सबने, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक बार आप थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से हर तरह का डाउट यहां डिस्कस कर लिया है। और आप लोग, मुझे सर से मैं आप सबके बिहाफ पर एक निवेदन और करूंगा, क्योंकि सर हमारा अब अंकित परिवार थोड़ा सा अपग्रेड होने जा रहा है, हम लोग यूपीएससी की तैयारी में उतर रहे हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो आपसे सर हम समय समय पर, सर देखिए, आपसे हम समय समय पर ये चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए आते रहें सर, है ना। जरूर, तो आप, मैं भी अंकित परिवार में हूं। अरे सर, आप तो हमारे मतलब परिवार को पालने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप सर, और मैं आपको और भी बोलता हूं, और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ जो है मेरे कलीग हैं, उनको भी मैं कोशिश करूंगा समय निकालें, क्योंकि ये तो ऐसा कार्य है कि अगर आप हमारे आधे घंटे या घंटे का समय निकालने से अगर आपका जीवन सुधरता है तो इससे बड़ा क्या काम होगा। सर मैं एक छोटा सा निवेदन, और छोटा सा, क्योंकि अब वही है ना, गुरु जब सामने होते हैं तो विद्यार्थी बिल्कुल वो लालची टाइप का हो जाता है कि सर ये भी नॉलेज दे दो, ये भी दे दो। एक छोटा सा सर रिक्वेस्ट और है कि क्या मेरे विद्यार्थियों को आपके कुछ ऐसे, मतलब कभी फ्री टाइम में सर, कि पढ़ना ऐसे चाहिए टाइप के वीडियो, या लेट से कि भाई अंकित अगर फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो चल ये फंडामेंटल राइट ऐसे पढ़, बच्चों के लिए ऐसी बात बता दे, क्या सर ऐसा कुछ संभव है?
मैं प्रयास करूंगा अंकित, जरूर करूंगा। ठीक है ना। साथियों देखिए, हमने सर से आप सबके बिहाफ पर रिक्वेस्ट कर दी है कि अब आप जैसे अब सर ने जो बातें बताई, अब वो बातें सुनने में तो हम लोगों को काफ़ी ऐसी लगी कि शायद ये संभव है, लेकिन सर के नज़रिए में पढ़ाई कैसे हो सकती है वो कार्य भी हम करके देखेंगे। और उस वीडियो को मैं आपसे सर से रिक्वेस्ट करके, अब आपको पता है ना, आपने जिम्मेदारी मुझे दे दी, मैं पीछे पड़ जाऊंगा इनके, और कुछ छोटे मोटे वीडियो बनवा के आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करवाता रहूंगा सर से। और सर बीच बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देना और मोटिवेशन भी देते रहना सर, क्योंकि विद्यार्थियों में ऐसा होता है कि ये चीज बीच बीच में लैग कर जाती है ना सर। तो आप एक चीज और मैं अंकित बोलना चाहूंगा इसमें, देखिए चूंकि रिटर्न का यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, तो एक आप जैसे सेशन स्टार्ट करो तो रोज जो है एक कंपटीशन रखो एक अच्छे आर्टिकल लिखने का जो करंट का जो रहता है, उससे क्या होता है अभिव्यक्ति कौशल बहुत बेहतर होगा। और एक आपके जो इतना बड़ा परिवार है उसके आपसी कंपटीशन, मतलब परिवार आपका इतना बेहतरीन है कि अगर आप खुद ही आपस में कंपटीशन कर लोगे तो आपको कहीं किसी कोचिंग में या कहीं जिसको बोलते हैं ना किसी तरह की कोई टेस्ट सीरीज अटेंड भी करने की आवश्यकता नहीं, तो उससे चीजें निखर के सामने आएंगी। मीडियम कोई भी हो, बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि कौन सा मीडियम, कोई भी मीडियम, वो इसीलिए जब आप लिखोगे तो खुल के चीजें आ जाएगी कि आपको कौन सा मीडियम में आपके लिए जो है ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो होपफुली साथियों अपन सबने सर से आज के इस सेशन में बहुत सारा कुछ पाया है और इसी ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए, मैं आता रहूंगा। हम लोग सर से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो सर ने अपना आशीर्वाद देने का मतलब वचन दिया है कि हाँ भाई मैं आता रहूंगा और मैं पीछे पड़ा रहूंगा। आज भी मैं आप लोगों के लिए 200 किलोमीटर चल के आया हूं और अब बस सर से मिल करके वापस चला जाऊंगा। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए करना है, तो मैं अलवर से चल के जयपुर आया हूं और सर को ढूंढते ढूंढाते लेकर के आया हूं, सेटअप किया पूरा कि सर से बस बात हो जाए और फिर वापस अब चलूंगा आपके लिए क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि कल आपका दिन बहुत खास होने वाला है। कल दिन भर हमारा टेस्ट चलने वाला है, आप लोगों को पता है ना कहां पर टेस्ट है, सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। बस अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद सर आपका बहुत सारा, थैंक यू सो मच साथियों।